तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। 22 सितंबर को जब मैं सुबह उठा तो उस सुबह मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक्चुअली वो नॉर्मली दिन था और मैं सुबह उठा था नॉर्मली, और बाकी के काम जैसे नहाना धोना ये सब कुछ निपटाने के बाद मैं रोज की तरह मंदिर चला गया। और मंदिर में जाने के बाद मैंने दर्शन किए, सब कुछ किया, और फिर मेरा मन हुआ कि थोड़ी देर मंदिर के बाहर ही बैठते हैं। तो बाहर बैठे बैठे मैं मंदिर को यूं ही देख रहा था, और देखते देखते मेरे मन में एक ख्याल आता है दोस्तों, बहुत अजीब ख्याल है, आपको भी बहुत अजीब लग सकता है। तब मैंने सोचा कि यार सारे मंदिर जो होता है वो ऐसे गुम्बज टाइप में क्यों होता है। आप किसी भी चीज़ को ले लो, जैसे मंदिर को ले लो, चर्च को ले लो, या कोई भी होली प्लेस को ले लो, उन सब के ऊपर एक गुम्बज टाइप का होता है। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया हो सकता है कि ये कोई रॉकेट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें भगवान आते जाते होंगे या फिर ट्रैवल करते होंगे। फिर वहाँ से एक और आंटी निकलती है गाइस, वो भी डेली मंदिर आती थी और वो किसी आंटी से कुछ बात कर रही थी। मुझे पता तो नहीं है कि वो क्या बात कर रही थी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो जाते जाते ऐसा बोल के गई थी कि ऊपर वाला सब देख रहा है। फिर मैंने गाइस ऊपर की तरफ देखा, मैंने कहा ऊपर से भला कौन देख रहा होगा अपन को। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हो सकता है अंतरिक्ष से हमें देख रहा होगा ऊपर वाला, या फिर हो सकता है किसी और प्लैनेट से, या फिर गैलेक्सी से, या फिर तुम जो कुछ भी कह सकते हो, वहाँ से कोई हमें, हमारे गॉड या कोई एलियंस हमें देख रहे होंगे गाइस, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहले तो मुझे ऐसे लगा कि ये ख्याल सिर्फ मेरे ही मन में आया होगा, लेकिन इस चीज़ को जब मैंने गूगल किया तब मुझे बहुत हैरान कर देने वाले रिजल्ट मिले गाइस। फिर मैंने गूगल पर देखा कि एरिक वॉन डैनिकन, जिनकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ इन्हीं की थ्योरी पर बेस्ड था, और मेरी थिंकिंग भी कुछ इनके ही थिंकिंग के अराउंड थी गाइस। मुझे पता है गाइस मैं बहुत पागलों की तरह सोच रहा हूँ, लेकिन गाइस इस वीडियो के एंड तक बने रहना, गारंटी देता हूँ आप लोग भी मेरी तरह सोचने पर मजबूर हो जाओगे। वेलकम एवरीवन टू गॉड वर्सेस साइंस चैप्टर 2। वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे, वो पीछे क्या छोड़ गए, हमें इतना आधुनिक क्यों बनाया, क्या वो वापस आएंगे? गॉड वर्सेस साइंस। चलते हैं गाइस सीधा 2000 साल पहले। आपको तो पता ही होगा कि 2000 साल पहले हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी थी वो हवाई जहाज से या फिर ट्रेन के थ्रू नहीं जाती थी। मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो समुद्र के द्वारा होता था, वो जहाजों के थ्रू ही होता था। और जब कोई जहाज डूबता था तो वो अपने साथ कई करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात, सोना चांदी और पता नहीं क्या क्या लेकर डूबता था। लोग आज भी उन डूबे हुए खजानों की तलाश में रहते हैं, और कभी कभी उन जहाज के खजानों को ढूंढते ढूंढते लोगों को कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि बयां करता है उस टाइम की टेक्नोलॉजी को। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1901 में, जब एंटिकाइथेरा नाम के आइलैंड पर लोग खजाने की तलाश में गए थे। तो वहां उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जिसे देखने के बाद वो सब हैरान हो गए, क्योंकि वो बहुत चौंका देने वाली चीज थी गाइस। उन्हें एंशिएंट टाइम का एक टेक्नोलॉजी डिवाइस मिला, और कार्बन डेटिंग करने पर जब उसकी एज पता की गई तो पता चला कि वो डिवाइस 2000 साल से भी पुराना था। चूंकि ये डिवाइस एंटिकाइथेरा आइलैंड के पास मिला था, इसलिए इसका नाम भी इसी के ऊपर रख दिया, जो कि एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म है। और जब एडवांस टेक्नोलॉजी से उस डिवाइस के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो डिवाइस भी अपने टाइम की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे की टेक्नोलॉजी का था। साइंटिस्ट आज भी ऐसा डिवाइस नहीं बना पाए हैं गाइस। और इस डिवाइस ने गाइस हमारे एंशिएंट टाइम की टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया है। इस डिवाइस की डिजाइन और कारीगरी देखकर आज के वैज्ञानिक भी सर पकड़कर बैठने को मजबूर हो गए। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च किया इस डिवाइस के ऊपर कि ये है क्या, ये क्या काम आता है, या फिर इसकी मिस्ट्री क्या है। लेकिन गाइस आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने के आसपास भी नहीं पहुंचे। और ये डिवाइस एथेंस के नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी में पिछले 100 सालों से रखा हुआ है। और फिर बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर कोलैबोरेट किया उस मशीन की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। लेकिन गाइस उन्हें जो रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट ने उन सभी साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए थे। ये डिवाइस अंदर से किसी घड़ी की तरह बना हुआ था, जिसमें अलग अलग साइज और शेप के 37 गियर्स थे। और थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये भी पता चला कि वो डिवाइस किसी कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, जो कि एंशिएंट टाइम में बनाया गया था।
और थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये भी पता चला कि ये डिवाइस इनपुट लेता था और आउटपुट देता था। और ये भी पता चला कि ये डिवाइस 10 BCE में इन्वेंट हुआ था। हाउ फकिंग क्रेजी इज दैट। अरे इतने साल पहले भला कौन कैसे इस डिवाइस को बना सकता है। और पता है आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जब उसकी रिसर्च की गई तो पता चला कि वो एक कैलेंडर की तरह काम करता था, जो कि उस एंशिएंट टाइम में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो कुछ भी ग्लोबल एक्टिविटीज होती थी उन सब की एग्जिट पोजीशन को बताता था गाइस। यार ये डिवाइस उस टाइम को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। और ये डिवाइस सिर्फ टाइम या फिर कैलेंडर को ही डिटेक्ट नहीं करती थी, बल्कि ये फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकती थी। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम शो हो रहा है वो एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म के लॉ पाथ वेज का डायग्राम है। साइंस फिक्शन राइटर ये मानते हैं कि ये डिवाइस इंसानों की या फिर पृथ्वी की है ही नहीं। हो सकता है ये डिवाइस किसी एंशिएंट एलियन टेक्नोलॉजी का नतीजा है। हाउ क्रेजी इज दैट। यानी जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इतना घमंड करते हैं वो टेक्नोलॉजी उनके सामने कुछ नहीं है। नोबडी नोस ये डिवाइस कहाँ की है एंड नोबडी नोस कि इसको किसने बनाया। साल 1912 में एक पॉलिश बुक राइटर जिसका नाम वॉल्फ्रेड वॉयनिस था, वो इटली में विला मॉन्ट्रेगोनी गया था। वहां जाकर उसे एक बहुत ही प्राचीन बुक मिली जिसके टाइटल पर कुछ भी नहीं लिखा था, ना ही उस बुक के राइटर का नाम लिखा हुआ था। उस बुक में 100 से भी ज्यादा पेज ऐसे थे जिनके ऊपर बहुत डिटेल में डायग्राम्स बने हुए थे, लेकिन उन डायग्राम्स के साइड में जो लैंग्वेज लिखी हुई थी वो टोटली अननोन थी। वॉयनिस ने इस बुक के डायग्राम्स और लैंग्वेज को समझने की बहुत कोशिश की। इवन उसने अपनी पूरी जिंदगी ही इस डायरी को समझने में लगा दी, लेकिन गाइस उसे कभी भी सफलता नहीं मिली। और वॉयनिच के मरने के बाद इस बुक का नाम वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट ही रख दिया, जो कि वॉल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर ही था। वॉयनिच के मरने के बाद ये बुक किसी और को दी गई और उसके मरने के बाद किसी और को। ऐसे ही बहुत लोगों के हाथों ये बुक लगी, लेकिन गाइस इसकी मिस्ट्री कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। इस बुक में क्रिप्टोग्राफी के वर्ल्ड की सबसे हार्ड और मिस्टीरियस कोड्स मौजूद है जिन्हें आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। क्रिप्टोग्राफर ये मानते हैं कि इस बुक की जो लैंग्वेज है वो कोई कोड है जिसे इसलिए सेट किया होगा ताकि इस बुक का रियल कंटेंट छुपा रहे। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी डेंजरस और कितनी पावरफुल इंफॉर्मेशन होगी इस बुक के अंदर। मे बी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बुक शायद 14th सेंचुरी में लिखी गई होगी। लेकिन गाइस अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि उस टाइम पे क्रिप्टोग्राफी इतनी ज्यादा पॉपुलर ही नहीं थी, ना ही इन्वेंट हुई थी। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी का मतलब किसी भी भाषा को कोड्स के रूप में लिखना या फिर उसे सॉल्व करना होता है। 14th सेंचुरी में तो ये इन्वेंट नहीं हुई थी, लेकिन 15th सेंचुरी में एक क्रिप्टोग्राफी का मेथड आया था जिसमें किसी भी लैंग्वेज को कोड में लिखने के लिए उनके अल्फाबेट को उन्हीं के सिमिलर अल्फाबेट के साथ स्वैप कर दिया जाता था। आज हम 18th सेंचुरी के बाद के लिखे हुए जो भी कोड्स है उनको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जबकि ये बुक तो 14th सेंचुरी की है। हाउ इट्स पॉसिबल। इस बुक में क्या लिखा है वो तो एक मिस्ट्री ही रहेगी, लेकिन गाइस इस बुक के अंदर जो डायग्राम्स है उन्हें थोड़ा थोड़ा सा समझा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग पेड़ पौधों के पत्तों का डायग्राम है और कुछ कोशिकाओं का भी डायग्राम है और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स है। और गाइस कुछ डायग्राम्स तो ऐसे थे जिन्हें साइंटिस्टों ने अभी ही डिस्कवर किए, जैसे कि आप इस चित्र के अंदर एक गैलेक्सी के डायग्राम को देख सकते हो। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये बुक जब लिखी गई थी तब कोई भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का इन्वेंट नहीं हुआ था, बल्कि इनका इन्वेंशन तो इसके बनने के 200 सालों बाद हुआ। हाउ इट्स पॉसिबल। यार किसने बनाया होगा इस बुक को, किसने लिखा होगा। और इसमें कुछ डायग्राम तो ऐसे हैं जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी भी डिस्कवर नहीं कर पाई है। और गाइस इस बुक में कोई भी काट पीट या फिर एरर नहीं है, यानी एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर ऑथर ने करेक्शन किया हो। और कुछ डायग्राम्स तो ऐसे थे जिनको एक पेज में बनाना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए उन डायग्राम्स को बनाने के लिए उन्होंने 6 फोल्डेड पेपर का इस्तेमाल किया। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। नोबडी नोस ये बुक कहाँ से आई है, नोबडी नोस ये बुक किसने लिखी, एंड नोबडी नोस कि इसमें बोला क्या गया है। अभी तक हमने इस वीडियो में जो कोई भी एंशिएंट टेक्नोलॉजी देखी है वो तो इसका सिर्फ एक ट्रेलर था जिसकी पूरी मूवी इजिप्ट में बनी हुई है। चाहे वो इजिप्ट के प्राचीन मंदिर हो या फिर ग्रेट गीजा पिरामिड, इन सब में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी आज भी एक मिस्ट्री है। अभी तक सिर्फ ये माना जाता था कि ये जो पिरामिड होता है ये सिर्फ कॉफिन या फिर मकबरे के लिए बनाए जाते हैं जिनमें राजाओं को
या फिर कोई भी हाई प्रोफाइल पर्सन को जो कि उस टाइम में एग्जिस्ट करते थे उन्हें दफनाया जाता होगा। उस टाइम एक मिथ था कि मरने के बाद आत्मा को एक बहुत लंबा सफर तय करना होता है और मरने के बाद उनकी आत्मा फिर से बॉडी के अंदर आ सकती है, इसलिए वो बॉडी को पूरा ममीफाई करके एकदम सेफ करके रखते थे। इजिप्ट के सबसे बड़े पिरामिड द ग्रेट गीजा पिरामिड के बारे में ऐसा माना जाता है कि उस टाइम के जो राजा थे तूतनखामन, उन्होंने अपनी ही लाइफ के अंदर ये गीजा का पिरामिड बनवाकर खड़ा करवा दिया था जिसमें उसे खुद को बाद में दफनाया जा सके। और गाइस, गीजा के द ग्रेट पिरामिड को बनाने में कमाल की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। गीजा का पिरामिड सच में ग्रेट है क्योंकि इसको बनाने के अंदर पूरे 20 लाख स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हर एक ब्लॉक का साइज और वेट अलग अलग है। इसमें 3 टन से लेके 30 टन के ब्लॉक्स मौजूद है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक एडल्ट हाथी का वजन करीब 2.5 से 3 टन का होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 30 टन यानी 10 हाथियों जितना वजन, बाप रे। और इस पिरामिड का जो सरफेस है वो पूरे 5,92,000 स्क्वायर फीट को कवर करता है और इसकी हर एक साइड गाइस 2,18,000 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करती है, यानी कि गाइस 9 से भी ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड्स जितना बड़ा। पिरामिड की आउटसाइड लेयर 1,44,000 पॉलिश्ड कैसिंग स्टोन से बनाई गई है जो कि स्टोन ब्लॉक से बनी हुई है, जिसमें किसी का भी वजन 50 टन से कम नहीं है, यानी 16 हाथियों जितना वजन। रूमर्स ये है कि इस पिरामिड को बनने में पूरे 20 साल लगे थे और हर रोज 20,000 मजदूर वहां पर काम करते थे। और इतना ही नहीं गाइस, इस पिरामिड में यूज होने वाला पत्थर पूरे 200 से 250 किलोमीटर दूर से पिरामिड तक लाया जाता था। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या इतनी सारी मैन पावर, इंजीनियरिंग, हार्ड वर्क, ये सब कुछ एक मात्र मकबरा बनाने के लिए किया गया था? और इससे भी बड़ा क्वेश्चन, क्या तूतनखामन ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ही इसको बनवाकर खड़ा कर लिया था? ये तो पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इसमें कोई भी शक नहीं है कि उस टाइम को कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी। और जब साइंटिस्ट लोगों ने गीजा के पिरामिड को डीपली स्टडी किया तो उन्हें ऐसा पता चला कि ये मकबरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा एक मकबरे को होना चाहिए। और गाइस, इस पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं मिली है जो कि ये प्रूफ कर पाए कि वो एक मकबरा है। साइंटिस्ट लोगों का यह मानना है कि गीजा का पिरामिड मकबरे के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया था। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? डोंट वरी, आगे हो जाएगा। और गाइस, आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज सबसे पहले निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने 19वीं शताब्दी के अंत तक की थी, लेकिन इजिप्ट के पुरातत्व शास्त्रियों ने बताया कि ईयर 1934 में उन्हें एक ऐसी चीज मिली है जिसने सबके होश ही उड़ा कर रख दिए। उन्हें एक पार्थियन बैटरी मिली थी। वैसे तो इस बैटरी के अंदर आज के मॉडर्न बैटरी जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बैटरी 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई थी, सिरेमिक पार्ट, कॉपर ट्यूब एंड आयरन रॉड। और इस बैटरी के अंदर जब लिक्विड एसिड को भरा गया तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। आई कांट बिलीव दिस, रियली आई कांट बिलीव दिस। पार्थिव बैटरी की खोज ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पूर्वज इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, प्रोड्यूस करना और यूज करना काफी अच्छे से जानते थे। पिरामिड के अंदर कई खाली ताबूत भी मिले जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये इजिप्ट के राजा फेरो हैं। लेकिन गाइस, साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर स्टडी की तो पता चला कि हर एक ताबूत का वजन करीब 10 टन है और इन्हें पिरामिड की टनल से इधर उधर ट्रेवल नहीं करा जा सकता है। तो फिर ये अंदर कैसे आए? इसका सीधा सा जवाब यही है दोस्तों कि उन्हें पहले वहां पर रखा होगा, देन पिरामिड को बिल्ड किया होगा। साल 1993 में इस पिरामिड में एक सीक्रेट चैम्बर को खोजा गया जो कि पूरी तरह से सीज्ड था और साल 2011 के अंदर इसी चैम्बर में एक सीक्रेट रिमोट कैमरा को भेजा गया जिसमें पता चला कि उस चैम्बर में कॉपर वायर्स मौजूद है जिसका यूज सीज्ड कमरे में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए किया जाता होगा। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, डोलामाइट एंड कॉपर, ये सभी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के काफी अच्छे कंडक्टर है। हजारों साल पहले नील नदी इसी पिरामिड के पास में से फ्लो करती थी और हो सकता है गाइस के इसी पानी के फ्लो की मदद से इजिप्शियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते होंगे। ग्रेट पिरामिड की सरफेस के टॉप पर एक सोने का कैपस्टोन था जो नेगेटिव आयरन को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भेजता और जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का काफी अच्छा कंडक्टर होता है। तो कुछ इस तरह से इजिप्शियन वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते थे। अब मान भी लिया कि इजिप्शियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इनका यूज कहाँ करते थे? इसका आंसर मिलता है प्राचीन इजिप्ट के कलाकृतियों में। ये देखो,
ये देवता हाथों में कुछ ऐसा कैरी कर रहे हैं जो कि एक बल्ब जैसा कुछ है, और ये हथौर के टेम्पल में बनी हुई एक कलाकृति है जिसमें एक बल्ब जैसा ही कुछ डिवाइस दिख रहा है जो कि केबल की मदद से कहीं पर कनेक्ट है। इट्स वेरी पॉसिबल कि ये कोई इलेक्ट्रिसिटी रिसीवर डिवाइस हो। इस थ्योरी को पावर प्लांट थ्योरी कहा जाता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। और गाइस, ये तो इजिप्ट की मिस्ट्री का 1% भी नहीं है। अभी भी गाइस आपको यही लगता है कि ये पिरामिड सिर्फ मकबरे के लिए बनाए होंगे, क्योंकि इसे बनाने में अर्थ की ज्योमेट्री, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग और भी पता नहीं किन किन स्किल्स का यूज किया हुआ है। अब ये मिस्ट्री तो इजिप्शियन ही जाने, हम तो केवल कॉन्स्पिरेसी बना सकते हैं। अगर ये पिरामिड सच में एक पावर प्लांट था तो फिर इसमें कोई भी शक नहीं है कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी आज से भी ज्यादा एडवांस थी। कुछ बुद्धिजीवी लोग इंक्लूडिंग मी ऑल्सो ये मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों की या फिर इस पृथ्वी की थी ही नहीं। हो सकता है ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी का नतीजा हो, क्योंकि 20 साल में ऐसे बड़े स्कल्पचर को बनाना पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम में। कैसे बनाया होगा यार इन्होंने? इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए यार गाइस उस टाइम पे। नो वन नोज दिस मिस्ट्री। और गाइस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्राचीन टेक्नोलॉजी की बात हो और उसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। आखिरकार भारत में भी कई सारी टेक्नोलॉजी एशियन टाइप में मौजूद है।